नेपाल की मौजूदा सरकार और व्यवस्था को देखें तो ब्राह्मणों का हर क्षेत्र में दबदबा है। नेपाल में ब्राह्मण को बाहुन कहते हैं। ऐसा तब है जब नेपाल में ब्राह्मणों की आबादी महज 12.2% है। ये नेपाल के पहाड़ी ब्राह्मण हैं और हर क्षेत्र में इन्हीं का दबदबा है। नेपाल में सबसे बड़ा जाति समूह है क्षेत्रीय, यानी भारत में जिन्हें क्षत्रिय या राजपूत कहा जाता है। नेपाल में क्षेत्रीय 16.6% हैं। ब्राह्मण और क्षेत्रीय को ही नेपाल में खस आर्य कहा जाता है। नेपाल में खस आर्य की कुल आबादी करीब 29% है। नेपाल के मौजूदा लोकतंत्र को देखें तो सभी उच्च पदों पर ब्राह्मण हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ब्राह्मण, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ब्राह्मण, नेपाल के सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा ब्राह्मण और नेपाली संसद के स्पीकर देवराज घिमिरे भी ब्राह्मण हैं। प्रचंड की पूरी कैबिनेट देख लें तो सारे अहम मंत्रालय, चाहे वो विदेश हो या गृह, ब्राह्मण और क्षत्रियों के पास हैं। नेपाल की प्रतिनिधि सभा यानी संसद को देखें तो यहाँ भी खस आर्य का ही दबदबा है। प्रतिनिधि सभा के लिए 164 सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से चुने जाते हैं। इनमें से 95 सदस्य खस आर्य हैं, यानी 57% सदस्य ब्राह्मण और क्षेत्रीय हैं। नेपाल में कुल 7 प्रांत हैं: कोसी, मधेश, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी, कर्णाली और सुदूर पश्चिम। इन 7 प्रदेशों में से 4 के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं। नेपाल के मधेश इलाके में भी ब्राह्मण हैं, लेकिन उनकी हैसियत पहाड़ी ब्राह्मणों की तरह नहीं है। नेपाली कांग्रेस के नेता कंचन झा कहते हैं, मधेश इलाके में भी ब्राह्मण और राजपूत हैं, लेकिन पहाड़ी ब्राह्मण और क्षत्रियों का ही सरकार और शासन में दबदबा है। पहाड़ के ब्राह्मण मधेश के यादवों और दलितों को जिस रूप में देखते हैं, उसी तरह यहाँ के ब्राह्मणों को भी देखते हैं। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद से कम्युनिस्टों की सरकार रही है। नेपाली कांग्रेस की भी रही तो कम्युनिस्टों का समर्थन रहा। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की कमान जिनके पास है वे सभी ब्राह्मण हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई से पूछा गया कि नेपाल में कम्युनिस्ट राज है या ब्राह्मण राज। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियां क्या ब्राह्मणों की पार्टी हैं? इस पर बाबूराम भट्टराई ने कहा, मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, ये मेरी गलती नहीं है। मैंने तो जाति छोड़ दी है, शादी भी जाति के बाहर की। इस बात को समझने की जरूरत है कि जिनका जन्म ऊंची जाति में होता है उनके पास पढ़ाई के मौके ज्यादा होते हैं। पढ़ाई के बाद इनके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है। किसी भी क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व भी यही करते हैं। आहुति नेपाल के जाने माने कवि और दलित चिंतक हैं। वो वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख हैं। आहुति नेपाल में ब्राह्मणों के वर्चस्व के पीछे वैचारिक जड़ता को अहम कारण मानते हैं। वो कहते हैं, नेपाल में दलाल पूंजीवाद आया, यहाँ तो अपना कोई पूंजीपति भी नहीं है। भारत से पूंजीवाद नेपाल में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दलाली के रूप में आया। जिस तरह से भारत में औद्योगिक और प्रगतिशील पूंजीवाद नहीं था, उसी तरह से नेपाल में पूंजीवाद दलाली के रूप में आया। इस पूंजीवाद के पास जाति से लड़ने के लिए कोई दर्शन नहीं था। मुझे इस मामले में आम्बेडकर की समझ पर भी शक होता है। आम्बेडकर को लगा था कि धर्म परिवर्तन से जातीय भेदभाव खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत समझ थी। आम्बेडकर की राजनीतिक लाइन बिल्कुल नाकाम रही थी। आहुति कहते हैं कि उन्हें इस बात से दिक्कत नहीं है कि ब्राह्मणों के पास नेतृत्व है, बल्कि दिक्कत इस बात से है कि प्रगतिशील विचारधारा वाले ब्राह्मणों की कमी है। विजयकांत कर्ण डेनमार्क में नेपाल के राजदूत रहे हैं। वे काठमांडू में सेंटर फॉर सोशल इंक्लूजन एंड फेडरलिज्म नाम से एक थिंक टैंक चलाते हैं। कर्ण का कहना है कि नेपाल के जितने राजदूत विदेशों में हैं, उनमें से 90% ब्राह्मण ही हैं। कर्ण कहते हैं कि नेपाल में जातीय वर्चस्व की जड़ें बहुत गहरी हैं और वे लोग आज की तारीख में ठगा हुआ महसूस करते हैं, जिन्होंने राजशाही खत्म करने में अपनी जान की बाजी लगा दी।